लिथुआनिया और यूरोप ने 19 सितंबर को रूसी ऊर्जा पर आधिकारिक रोक लगाई। लिथुआनिया ने सिर्फ कालिनिनग्राद नहीं काटा बल्कि सारी पावर लाइनें भी हटा दीं, जिससे पुतिन की पश्चिमी चौकी पूरी तरह ग्रिड से अलग हो गई। हम सिर्फ स्विच बंद करने की नहीं बल्कि हेलमेट पहने कर्मचारियों द्वारा स्टील टावर गिराने और दशकों से बिजली पहुंचा रही केबल समेटने की बात कर रहे हैं। अगर ये ब्रेकअप होता, लिथुआनिया ने रूस का नंबर ब्लॉक करने की जगह फोन ही जला दिया। यह सिर्फ वोल्टेज नहीं बल्कि विरोध और आज़ादी का मामला था, जिससे क्रेमलिन को दिखाया गया कि यूरोप अब मॉस्को की बिजली पर निर्भर नहीं है। बाल्टिक देशों के लिए यह सोवियत युग की निर्भरता से बहुत समय से लंबित अंतिम कटौती थी। इस वीडियो में हम बताएंगे कि यूरोप ने यह कटौती कैसे की और क्यों कालिनिनग्राद रूस के बिखरने का पहला कारण बन सकता है। यह जानने के लिए कि कालिनिनग्राद अंधेरे में कैसे गया, पहले यह समझना होगा कि यह सब कैसे शुरू हुआ। सीधे शब्दों में कहें तो बाल्टिक देशों, जो एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया से बने हैं, मॉस्को के नियंत्रण में रहने से थक चुके थे। दशकों तक वे ब्रेल पावर ग्रिड में थे, जिसमें बेलारूस, रूस, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया शामिल थे। 1950-60 के दशक में सोवियत संघ ने यह ग्रिड क्षेत्र को मॉस्को पर निर्भर बनाने के लिए बनाई थी। स्मोलेंस्क जैसे स्थानों में रूसी पावर प्लांट्स ने 50 हर्ट्ज की लय बनाए रखी, जिससे टालिन से कालिनिनग्राद तक रोशनी जलती रही। उस आपूर्ति की एक शर्त थी, मॉस्को प्रवाह नियंत्रित करता था और उसकी कोई भी बाधा सिस्टम को बिगाड़ सकती थी। क्रेमलिन का एक फैसला बाल्टिक शहरों को अंधेरे में डुबो सकता था, जिससे लोग बिना गर्मी बिजली रह जाते। बाल्टिक देशों के लिए ऊर्जा केवल रोशनी नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी की बागडोर किसके पास है, इसका सवाल थी। रूस के नियंत्रण का डर मनगढ़ंत नहीं था। यह डर इस तथ्य से आया था कि रूस के पास अपने पड़ोसियों को अपनी मर्जी के मुताबिक झुकाने के लिए ऊर्जा को हथियार की तरह इस्तेमाल करने का लंबा इतिहास रहा है। उदाहरण के लिए 2006 में गैस की कीमतों को लेकर हुए विवाद के कारण यूक्रेन ठंड के मौसम में बिना हीटिंग के रह गया था। क्रेमलिन ने उस समय यूक्रेन को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति बंद कर दी थी, जब तापमान -15 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया था। इससे परिवार ठंडे अपार्टमेंट में सिमट गए, फैक्ट्रियां बंद हुईं और अस्पताल जनरेटर के लिए जूझते रहे। 3 साल बाद 2009 में रूस ने फिर से गैस काट दी। इस बार बुल्गारिया और रोमानिया प्रभावित हुए। जैसा कि उम्मीद थी, मुश्किलें इतनी गंभीर थीं कि लोगों ने खुद ही उपाय करने शुरू कर दिए। वे गर्म रहने के लिए लकड़ी जलाने लगे और छोटी दुकानें अपने दरवाजे बंद करने लगीं। संदेश बिल्कुल साफ था, मॉस्को का विरोध करो और इसकी कीमत चुकाओ। 2022 में रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के बाद गजप्रोम ने पोलैंड और बुल्गारिया को रूबल में भुगतान न करने पर गैस देना बंद कर दिया। पोलैंड ने एक ही रात में अपनी आधी गैस आपूर्ति खो दी और बुल्गारिया के शहरों को कई दिनों तक ब्लैकआउट का सामना करना पड़ा। ये घटनाएं यूं ही नहीं हुई थीं, ये एक पैटर्न का हिस्सा थीं, जहां रूस ने पाइपलाइनों और पावर लाइनों का इस्तेमाल एक संदेश भेजने के लिए किया। हमारे खिलाफ जाओगे तो तुम्हारी बत्तियां गुल हो जाएंगी। इसी कारण बाल्टिक देशों के लिए ऊर्जा सुरक्षा सबसे अहम थी। उनकी सर्दियां बहुत कठोर होती हैं और जनवरी में बिजली गुल होने से पानी की पाइपें जम सकती हैं, खाना और दुकानों का सामान खराब हो सकता है और पीने का पानी पहुंचाने वाले पंप बंद हो सकते हैं। अस्पतालों को जरूरी जान बचाने वाली मशीनों को चलाने के लिए लगातार बिजली की जरूरत होती है। बिजली के बिना सिर्फ एक दिन भी खतरनाक हो सकता है, खासकर ग्रामीण इलाकों में जहां बैकअप सिस्टम सीमित हैं। बाल्टिक देशों को यह खतरा पहले से पता था, क्योंकि वे दशकों तक सोवियत शासन में थे। इसी वजह से हाल के समय में यह बाल्टिक नेताओं के बीच एक बड़ा चर्चा का विषय बन गया है। लिथुआनिया की प्रधानमंत्री ने कहा था कि ब्रेल से जुड़े रहना रूस को भरी बंदूक देने जैसा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इससे आजाद होना सिर्फ एक विकल्प नहीं था, बल्कि यह जीवित रहने का सवाल था। आखिरकार ऐसे सिस्टम के तहत हर सर्दी वही डरावना सवाल लेकर आती थी, क्या मॉस्को ट्रिगर दबाएगा? और आखिरकार बाल्टिक देशों ने तय किया कि वे अब इस खतरे के साथ और नहीं जी सकते और उन्हें इसका कोई हल निकालना ही होगा। उनका जवाब था यूरोप के INSOE ग्रिड से जुड़ना, जो 34 देशों में फैला एक नेटवर्क है और सीमाओं के पार बिजली साझा करता है। यह त्वरित समाधान नहीं था। बाल्टिक देश 2004 में यूरोपीय संघ में शामिल हुए, लेकिन यूरोप के ग्रिड से तालमेल में सालों लगे। इंजीनियरों को यह सुनिश्चित करना था कि उनकी प्रणालियां यूरोप की फ्रीक्वेंसी से मेल खा सकें, जो एक सटीक 50 हर्ट्ज है और सब कुछ स्थिर रखती है। उन्होंने यह साबित करने के लिए परीक्षण किए कि उनके ग्रिड जरूरत पड़ने पर अकेले भी चल सकते हैं। उन्होंने नया उपकरण बनाया, पुरानी बिजली लाइनों की मरम्मत की और जमीन और समुद्र के पार
नई केबलें जोड़ी। लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया ने इन सुधारों पर 16 अरब यूरो से ज्यादा खर्च किए। लिथुआनिया ने लगभग 700 मिलियन यूरो खर्च किए, जिसमें कुछ पैसा हार्मनी लिंक प्रोजेक्ट में लगा। इसे पहले लिथुआनिया और पोलैंड को जोड़ने के लिए एक अंडरसी केबल के रूप में योजना बनाई गई थी, लेकिन अब इसे जमीन पर बनाया जाएगा। पैसे बचाने के लिए एस्टोनिया ने भी कुछ सुधार किए। उसने अपने ST2 लिंक को बाल्नियल लिंक को फिनलैंड के साथ अपग्रेड किया, जो 650 मेगावाट तक बिजली ले जा सकता है। इन बदलावों से बाल्टिक देश यूरोप के पावर ग्रिड से जुड़ने और रूस पर निर्भरता खत्म करने के लिए तैयार हुए। इस योजना का लाभ 8 फरवरी को दोपहर 2:05 बजे मिला। बाल्टिक ग्रिड्स ने यूरोपियन नेटवर्क ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम ऑपरेटर्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी के साथ सिंक किया। इससे एक दिन से भी ज्यादा पहले उन्होंने खुद को रूस के ग्रिड के बिना चलाने की परीक्षा के तौर पर अलग थलग चलाया। उन्होंने यूरोप के नेटवर्क से कनेक्ट किया, जिससे डेनमार्क के विंड फार्म्स, फ्रांस के न्यूक्लियर प्लांट्स और स्पेन के सोलर फील्ड से बिजली मिलने लगी। विल्नियस या रीगा जैसे शहरों के लोगों के लिए यह शांत और ऐतिहासिक पल था। अब वे आखिरकार चैन की सांस ले सकते थे, यह जानते हुए कि मॉस्को अब उनकी बिजली पर नियंत्रण नहीं रखता। यूरोपीय संघ का ग्रिड एक सुरक्षा जाल प्रदान करता है। अगर किसी देश को कमी होती तो दूसरे देश तुरंत मदद कर सकते थे। यह ऐसा था जैसे डर वाले घर से निकलकर ऐसे मोहल्ले में जाना जहां सब मदद को तैयार रहते हैं, लेकिन रूस उसमें नहीं था। इस समझदारी भरे फैसले की पुष्टि होते ही फायदे दिखने लगे। सबसे पहले पूरे क्षेत्र में बिजली की कीमतें स्थिर हुईं। लातविया में लागत 15%, एस्टोनिया में 12% और लिथुआनिया में 10% घटी। लातविया ने स्वीडन को पवन ऊर्जा निर्यात कर 6 महीनों में 50 मिलियन यूरो कमाए। लिथुआनिया ने पोलैंड को अपनी बिजली निर्यात दोगुनी कर दी, जिससे अपने पड़ोसी के साथ संबंध मजबूत हुए। एस्टोनिया के सोलर पैनलों ने 2024 में 12 टेरावाट घंटे बिजली पैदा की, जिससे यूरोपीय ग्रिड में स्वच्छ ऊर्जा पहुंचाई गई। नई तकनीक ने भी फर्क डाला। बैटरियों ने अतिरिक्त बिजली को उन समयों के लिए संग्रहित किया, जैसे शाम के शुरुआती घंटे जब मांग बढ़ जाती है, जिससे ऊर्जा सुरक्षा में इजाफा हुआ। इस साधारण कदम ने ऊर्जा की बर्बादी को 10% तक कम कर दिया, जिससे पैसे की बचत हुई और सिस्टम की विश्वसनीयता बनी रही। सस्ती और स्थिर बिजली से व्यापारों को बिना कटौती या दाम बढ़ने की चिंता की योजना बनाना आसान हुआ। यह बाल्टिक देशों के लिए बड़ी उपलब्धि थी। सोचिए, सिर्फ 60 लाख लोगों का इलाका रूस की 14 करोड़ 40 लाख आबादी और 2 ट्रिलियन यूरो अर्थव्यवस्था के सामने था। उन्हें यह करने के लिए टैंक या जेट्स नहीं चाहिए थे, जबकि लिथुआनिया ने 2.75% GDP रक्षा बजट से ये सब खरीदे। उनकी जीत तारों और इंजीनियरिंग में थी, एक शांत लेकिन ताकतवर बदलाव। इसका असर उनकी सीमाओं से भी आगे तक गया। इस उपलब्धि से बाल्टिक देशों ने दूसरों को भी वही करने की छूट दे दी, और इसी तरह फिनलैंड ने 2024 में स्वीडन के जरिए अपना ग्रिड यूरोप से जोड़ लिया और रूस से अपने संबंध तोड़ लिए। पोलैंड ने नई केबलों के साथ अपने ग्रिड को मजबूत किया, जिससे यह क्षेत्र और अधिक जुड़ा हुआ हो गया। 2022 में रूस के हमलों से प्रभावित यूक्रेन ने यूरोपीय संघ से 2 गीगावाट बिजली आयात शुरू किया, जब 80 लाख लोग बिना बिजली के थे। यूक्रेन और मोल्दोवा दोनों का लक्ष्य 2027 तक पूरी तरह शामिल होना है। यहाँ तक कि बेलारूस ने भी 2027 तक विकल्प तलाशने के संकेत दिए हैं, जिससे मॉस्को की पकड़ कमजोर होती दिख रही है। बाल्टिक देशों में जश्न है, लेकिन सीमा पार कालिनिनग्राद में माहौल अलग है। करीब 10 लाख लोगों का घर यह क्षेत्र कटोनफ के बाद एक ऊर्जा द्वीप बन गया है। अब यह पूरी तरह अपने पावर प्लांट्स पर निर्भर है। आंकड़ों से लगता है कि हालात संभाल लिए हैं। आंकड़ों के अनुसार स्वेतली गैस स्टेशन 450 मेगावाट, पुरानी कोयला इकाइयां 600 मेगावाट और डीजल जनरेटर 300 मेगावाट बिजली बनाते हैं। कुल 188 गीगावाट है, जो गर्मियों में 900 और सर्दियों में 1200 मेगावाट की पीक संभालने के लिए पर्याप्त है। लेकिन आंकड़े यह नहीं बताते कि पूरा सिस्टम बहुत नाजुक है और कोयला संयंत्र पुराने हैं। गैस पाइपलाइन एक जगह फेल हो सकती है। डीजल जनरेटर महंगे व अविश्वसनीय हैं। मूल रूप से ये आंकड़े एक सपना है, जैसे कि सिस्टम की कमजोरी को दिखाने के लिए। इस साल जून में यूक्रेनी खुफिया एजेंसियों द्वारा एक सबस्टेशन को नुकसान पहुंचाया गया, जिससे सैन्य ठिकानों की बिजली कट गई। उस घटना ने दिखाया कि चीजें कितनी जल्दी गलत हो सकती हैं। इन कमजोरियों से कानूनी और कूटनीतिक दबाव बढ़ रहा है, जो परिस्थितियां बदल सकते हैं। रूस ने ट्रांजिट और संधिदायित्व का मुद्दा उठाया है। लिथुआनिया और गैज़प्रोम का कालिनिनग्राद
गैस ट्रांजिट अनुबंध 2025 के अंत में खत्म होगा। रूसी अधिकारियों ने कहा ट्रांजिट रोकना या बदलना समझौतों का उल्लंघन या मुआवजे की मांग हो सकती है। लिथुआनियाई नेताओं, जिनमें राष्ट्रपति भी हैं, ने रूस को उकसाने वाली किसी भी कार्रवाई से बचने की चेतावनी दी। उनका मानना है कि माल, लोगों और गैस की आवाजाही से संघर्ष टाला जा सकता है। बदले की कार्रवाई को लेकर चिंता है। विशेषज्ञ मानते हैं रूस सैन्य और हाइब्रिड रणनीतियों से जवाब दे सकता है। इसमें बुनियादी ढांचे पर साइबर हमले, तोड़फोड़ या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में और कानूनी शिकायतें शामिल हैं। चूंकि बाल्टिक देशों ने रूसी ग्रिड छोड़ते समय व्यवधान की आशंका जताई थी, इसलिए उन्होंने महत्वपूर्ण स्थानों के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी थी। इनमें ट्रांसफार्मर स्टेशन, वाटर लिंक और ट्रांसमिशन लाइनें जैसी जगहें शामिल थीं। यह तैयारी बताती है कि दांव सिर्फ ब्लैकआउट तक सीमित नहीं, बल्कि आने वाले महीनों में कानून, कूटनीति और गुप्त कार्रवाई भी इसमें शामिल हैं। आगे वीडियो में हम इन बातों को विस्तार से जानेंगे। जुड़े रहें। आप सोच रहे होंगे कि रूस के मुख्य भूभाग का हिस्सा न होने पर भी उस इलाके को लेकर इतनी हलचल क्यों है। खैर, इस जगह की खासियत है कि यह केवल नागरिक क्षेत्र नहीं है। यह सैन्य किला यूरोप को याद दिलाने के लिए बनाया गया कि मॉस्को पास है। युद्धपोत बाल्टिक से गश्त करते हैं, पनडुब्बियां बाल्टिक सागर में छुपी हैं और मिसाइल लॉन्चर पोलैंड व बाल्टिक देशों के करीब तैनात हैं। उनके पास कई वायु रक्षा प्रणालियां और हजारों सैनिक हैं जो यूरोप को उकसाने को तैयार रहते हैं। हालांकि सभी उपकरणों, खासकर रडार स्टेशनों को रोज काफी बिजली चाहिए। इसी वजह से जब जून में तोड़फोड़ के कारण बिजली बाधित हुई तो यह बहुत बड़ी बात थी। यहाँ तक कि उन्होंने जो पनडुब्बी अभ्यास की योजना बनाई थी वह भी बाधित हो गया। इससे पता चला कि थोड़ी सी बिजली कटौती भी बेस को हिला सकती है। अगर मुख्य संयंत्र फेल हो जाए तो कालिनिनग्राद की सबसे बड़ी ताकत उसकी कमजोरी बन सकती है। सीधे कहें तो यह जगह बिजली खोने का जोखिम नहीं उठा सकती, लेकिन फिर भी ऐसा हुआ। लिथुआनिया द्वारा कालिनिनग्राद की बिजली लाइनें काटने का असर सिर्फ बिजली तक सीमित नहीं था। नेटो ने जल्दी समझा कि ऊर्जा अवसंरचना अब बड़ी कमजोरी है। पहले यह नागरिक चिंता थी। पहले उबाऊ माने जाने वाले इंजीनियरिंग उपकरण अब आधुनिक युद्ध और राजनीति में लक्ष्य बन गए हैं। अब साइबर टीमें सिर्फ यूक्रेन ही नहीं बल्कि बाल्टिक देशों की ऊर्जा अवसंरचना की सुरक्षा का अभ्यास भी करती हैं। इस साल उन्होंने रीगा में नकली ब्लैकआउट किया ताकि देखें शहर कैसे संभालेंगे। परीक्षण में कमजोरियां मिलीं और जल्दी सुधार किए गए। एस्टोनिया ने सैनिकों को यूटिलिटी वर्करों के साथ भी प्रशिक्षित किया। सैनिकों ने दूरदराज के पवन ऊर्जा संयंत्रों की सुरक्षा का अभ्यास किया, जबकि इंजीनियरों ने यह सीखा कि अगर बिजली की लाइनें काट दी जाएं तो उन्हें कैसे फिर से जोड़ा जाए। सबक साफ था, आधुनिक युद्ध में ब्लैकआउट भी मिसाइल हमले जितना खतरनाक है। अपनी तरफ से मॉस्को ने कालिनिनग्राद से इस डिस्कनेक्शन को चुपचाप नहीं लिया है। आखिरकार उनका भारी सैन्यकृत क्षेत्र अब उजागर हो गया है। जब ऐसा हुआ तो रूसी अधिकारियों ने तुरंत लिथुआनिया की कार्रवाई की निंदा की। वे इसे कालिनिनग्राद को अलग थलग करने और रूस की ताकत परखने के लिए आर्थिक युद्ध की उकसावे वाली कार्रवाई मानते हैं। विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने इसे रूस को घेरने की नाटो की कोशिश जैसी गैर मित्रवत उकसाव बताया। उन्होंने कहा, रूस अपने हितों की रक्षा के लिए जवाब देगा। क्रेमलिन ने क्षेत्र में सैन्य गतिविधि भी बढ़ाई। सितंबर की सैटेलाइट तस्वीरों में कालिनिनग्राद सीमा पर नए ईस्ट कोंदार मिसाइल सिस्टम की तैनाती दिखी। ये परमाणु वारहेड ले जा सकने वाले मोबाइल लॉन्चर लिथुआनियाई सीमा और सिलवाल्की गैप के पास तैनात थे, जो कालिनिनग्राद को बेलारूस से जोड़ता है। विश्लेषकों ने इसे फरवरी के ग्रिड स्विच के बाद सबसे मजबूत प्रदर्शन बताया, लेकिन सख्त बयानबाजी और सैन्य कदमों से आगे यह कटौती रूस को वहीं पर सबसे ज्यादा रणनीतिक रूप से चोट पहुंचाती है। मॉस्को के अनुसार यह अलगाव कालिनिनग्राद की सैन्य चौकी भूमिका को प्रभावित करता है। यह क्षेत्र सिर्फ नक्शे पर एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, बल्कि यह एक अग्रिम ठिकाना है जो रूस को नाटो की पूर्वी सीमा पर नजर रखने की सुविधा देता है। यहाँ से मिसाइलें यूरोप तक जा सकती हैं और नौसैनिक बेड़ा बाल्टिक सागर के हिस्सों पर नियंत्रण रखता है। बिजली कनेक्शन खोने का मतलब है कि मॉस्को के पास बाल्टिक देशों पर दबाव बनाने का एक तरीका कम हो गया है, जैसा कि वह पहले ऊर्जा की धमकी देकर करता था। अब कालिनिनग्राद की प्रणाली में गड़बड़ी उन ठिकानों को ब्लैकआउट के खतरे में डाल सकती है। इससे रडार चलाना, ऑपरेशन शुरू करना और पनडुब्बियों में ईंधन भरना मुश्किल हो जाता है। यह पश्चिमी देशों को कमजोरी का संकेत देता है। रूस की अपने एक्सक्लेव पर पकड़ अब पहले से कमजोर है। पुतिन इसे सीधी चुनौती मानते हैं, क्योंकि अगर कालिनिनग्राद कमजोर हुआ तो नाटो सीमाओं की परीक्षा ले सकता है, खासकर सुवाल्की गैप पर। संक्षेप में,
यह कटोनफ एक ताकत को संभावित सिरदर्द में बदल देता है, जिससे मॉस्को को उस क्षेत्र की रक्षा और आपूर्ति में और अधिक संसाधन लगाने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जो अब मुख्य भूमि से और भी ज्यादा कटा हुआ है। रणनीतिक दबाव ही समस्या नहीं है, कालिनिनग्राद में रहने वालों की रोजमर्रा की जिंदगी भी इससे प्रभावित हो रही है। शुरुआत के लिए प्रतिबंधों ने स्थिति को और कठिन बना दिया है। यूरोपीय संघ ने 2500 और अमेरिका ने 3100 से ज्यादा प्रतिबंध लगाए हैं, जो ऊर्जा से स्पेयर पार्ट्स तक सब पर लागू हैं। अब पावर प्लांट्स के उपकरण 40% महंगे हो गए हैं और कुछ सप्लायर रूस को सामान नहीं बेच रहे हैं। इस साल कालिनिनग्राद में कटोनफ के चलते बिजली की कीमतें 12% बढ़कर 8 रूबल प्रति किलोवाट घंटा हो गईं, जो मुख्य भूमि से दोगुनी है। 4 लोगों के परिवार का बिजली बिल करीब 5000 रूबल महीना है। यह एक बड़ा झटका है जब औसत वेतन 45,000 रूबल है और पेंशन सिर्फ 20,000 रूबल है। अब कई निवासियों को मजबूरन कटौती करनी पड़ी है और वे हीटिंग के लिए लकड़ी के चूल्हों का सहारा ले रहे हैं। सुपरमार्केट्स को भी कभी कभी डिलीवरी में देरी और सीमा प्रतिबंधों से खाली शेल्फ का सामना करना पड़ता है। हम इसके बारे में थोड़ी ही देर में और बात करेंगे, लेकिन अगर हम कलिनिनग्राड के नागरिकों की बात करें तो वहां के माहौल को समझना वाकई आसान नहीं है। कुछ निवासी न केवल बढ़ते बिलों को लेकर बल्कि इस बात को लेकर भी चुपचाप निराशा जताते हैं कि वे एक ऐसे राजनीतिक खेल में मोहरे बन गए हैं जिसे उन्होंने खुद नहीं चुना। स्थानीय युवाओं में मॉस्को के फैसलों को लेकर नाराजगी बढ़ रही है। कई लोग अपनी भविष्य को बिजली कटौती और प्रतिबंधों में फिसलता हुआ देखते हैं, लेकिन अन्य लोग, खासकर बुजुर्ग पीढ़ी या वे जो सेना से जुड़े हैं, क्रेमलिन के प्रति पूरी तरह वफादार बने हुए हैं। वे इन कठिनाइयों को पश्चिम के खिलाफ खड़े होने की कीमत के रूप में नजरअंदाज कर देते हैं। कई लोग थके और चिंतित होकर बीच में फंसे हैं, पर दोष किसे दें ये तय नहीं कर पा रहे। यह पूरी तरह से विरोध का माहौल नहीं है, बल्कि धीरे धीरे उबलती हुई बेचैनी है। यूट्यूब ने अभी अभी एक चौंका देने वाली घोषणा की है। यह क्रिएटर्स को हर दिन $64 मिलियन दे रहा है। क्यों? असल में क्योंकि YouTube के पास काफी क्रिएटर्स नहीं हैं। इसीलिए आप होम पेज पर ऐसे वीडियो देखते हैं जिनके व्यूज 1000 से कम होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सबको चैनल शुरू करना चाहिए। अगर आपने YouTube या बिना चेहरे वाला चैनल शुरू करने का सोचा है तो अभी सबसे अच्छा समय है। YouTube हर दिन क्रिएटर्स को करोड़ों रुपए दे रहा है और अब पहले से कहीं ज्यादा नए छोटे चैनलों को आगे बढ़ा रहा है। मुझे यकीन है कि चैनल शुरू करने और बढ़ाने पर आपके कई सवाल होंगे। हमें ऐसे सवाल अक्सर ईमेल में मिलते हैं और इसी वजह से हमने तय किया है कि अपनी सारी YouTube सलाह एक ही YouTube वीडियो में बिल्कुल मुफ्त में दें। तो अगर आप उन लोगों में से हैं जो अपना खुद का YouTube चैनल शुरू करने में रुचि रखते हैं तो आप वह वीडियो यहीं YouTube पर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के लिंक या स्क्रीन के कार्ड पर क्लिक करें। रूस अपनी सीमाओं से बाहर जीवन रेखा ढूंढ रहा है। इस जटिल स्थिति से निपटने के लिए चीन रूस के लिए मुख्य समर्थन मार्गों में से एक बन गया है, क्योंकि प्रतिबंध हर क्षेत्र में कड़े होते जा रहे हैं। पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद चीनी कंपनियां रूस से ऊर्जा उपकरण या कच्चा माल अब भी खरीदती हैं। बीजिंग के वाणिज्य मंत्रालय ने एक तरफा ऊर्जा प्रतिबंधों और लंबी बांह वाले अधिकार क्षेत्र का विरोध किया है। इसका मतलब है कि वह रूस के साथ समानता और सम्मान के आधार पर व्यापार जारी रखना चाहता है। दबाव खत्म नहीं होता, पर रूस को थोड़ी राहत मिलती है। बाहरी मदद में जोखिम और देरी होती है। तकनीक का अप्रत्यक्ष आयात, प्रतिबंधित कंपनियों से बचना और अधिक परिवहन लागत, ये सब बिजली कटौती से उजागर कमजोरी को बढ़ाते हैं। कालिनिनग्राड के मामले में चाहे चीन या अन्य साझेदार मदद करें, यह अचानक बिजली कटौती, डीजल बैकअप की ऊंची लागत या जरूरी स्पेयर पार्ट्स की कमी जल्दी दूर नहीं कर सकता। कुल मिलाकर यह क्षेत्र के लिए अच्छा समय नहीं है, क्योंकि समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। स्थानीय अर्थव्यवस्था कमजोर है। 2024 में जीडीपी 5% कम और यूरोपीय संघ के साथ व्यापार 70% घटा है। हम इसी पर बात करेंगे। मूल सच्चाई यह है कि कालिनिनग्राद ने इससे बेहतर समय देखे हैं और इसकी प्रणालियों की नाजुकता अब स्पष्ट है। बिजली कटौती ने बिल बढ़ाने के साथ कालिनिनग्राद के मुख्य उद्योगों को भी सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। जो कभी व्यस्त निर्यात केंद्र था, अब फिर से भेजी गई आपूर्ति और अनिश्चित भविष्य के सहारे चल रहा है। उदाहरण के लिए एम्बर व्यापार को ही ले लीजिए। इसे लंबे समय से कालिनिनग्राद की सुनहरी जीवन रेखा माना जाता रहा है। यह सबसे पहले असर महसूस करने वालों में था। यांतरनी खान रूस की सबसे बड़ी एम्बर खानों में से एक है और एम्बर का मुख्य स्रोत है। यह वैश्विक एम्बर उत्पादन का लगभग 40% देती है। ग्रिड कटने के बाद से बिजली स्थिर है। कन्वेयर बेल्ट और पॉलिशिंग मशीनें। स्थानीय रिपोर्टों के मुताबिक
2025 की पहली छमाही में उत्पादन 18% घटा, जो कटोनफ से जुड़ा है। खदान मजदूर वोल्टेज गिरने पर रुकावटें बताते हैं, जिससे हाथ से छंटाई करनी पड़ती है, उत्पादन धीमा और लागत बढ़ती है। यूरोप के लिए भेजी जाने वाली खेपें, जो पहले लिथुआनिया के रास्ते ट्रकों से जाती थीं, अब समुद्र के रास्ते घूम कर जाती हैं। डिलीवरी समय हफ्तों तक बढ़ा है और लॉजिस्टिक्स लागत 15% तक बढ़ी है। पोलैंड और जर्मनी के खरीदार अब बाल्टिक आपूर्तिकर्ताओं की ओर बढ़ रहे हैं। सिर्फ खनन ही नहीं, पर्यटन भी घटा है। युद्ध से पहले कालिनिनग्राद के समुद्र तट और प्रुशियन किले हर साल 1 मिलियन से ज्यादा पर्यटकों को आकर्षित करते थे। इस गर्मी में यह संख्या 40,000 से कम हो गई, क्योंकि ब्लैकआउट्स के कारण होटलों की एयर कंडीशनिंग बंद करनी पड़ी। जैसा कि आप उन पर्यटकों से उम्मीद कर सकते हैं जो आरामदायक ठहराव की उम्मीद करते हैं, शिकायतों से सोशल मीडिया भर गया। यहाँ तक कि करानियन स्पिट, जो कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, वहां भी पैदल यात्रियों की संख्या में 30% की गिरावट आई। टूर ऑपरेटर अनियमित फेरी सेवाओं और शाम होते ही लाइट हाउस के बंद हो जाने की ओर इशारा करते हैं। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। यहाँ तक कि स्वेतली से निकलने वाले मछली पकड़ने वाले बेड़े भी टिके रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। डीजल बैकअप मुख्य भूमि से 3 गुना ज्यादा ईंधन जलाते हैं और बिजली कटौती पर कप्तानों को खराबी से बचने जल्दी जहाज किनारे लगाना पड़ता है। अगस्त में पकड़ 22% घटी और अस्थिर बिजली से चलने वाले तटीय प्रोसेसरों में खराबी 12% बढ़ी। ये आंकड़े सिर्फ आर्थिक दबाव से ज्यादा दिखाते हैं। ये जेलेनोग्राड्स्क में फैक्ट्रियों से निकाले गए परिवारों और स्विलोकोर्स्क में एम्बर तराशने वालों को किराया चुकाने के लिए अवैध वोडका बेचते दिखाते हैं। मॉस्को ने आइलैंड रेजिलेंस के लिए 5 अरब रूबल सब्सिडी देने का वादा किया है। सेंट पीटर्सबर्ग से फेरी सेवाओं में 3 साप्ताहिक यात्राएं बढ़ी। परिवहन लागत अब भी 40% ज्यादा है और सर्दियों के तूफान आपूर्ति लाइनों को बाधित करने की धमकी दे रहे हैं। अब हर बार बत्तियां झपकती हैं तो लगता है जैसे कोई चेतावनी हो कि एक कटा केबल पूरे क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। यूरोप के ऊर्जा बदलाव से कैलिनिनग्राड की परेशानियां और दिखती हैं। 2021 में रूस ने यूरोपीय संघ को 40% गैस 55 अरब यूरो में बेची थी। 2024 तक यह हिस्सा घटकर 11% रह गया, क्योंकि यूरोप ने वैकल्पिक स्रोत चुने। अब 2025 में यह और घट गया है। बाल्टिक देशों ने अपने पुराने आपूर्तिकर्ता से पूरी तरह संबंध तोड़ लिए। बाकी यूरोप भी रूसी ऊर्जा को धीरे धीरे बंद कर रहा है। कतर और संयुक्त राज्य अमेरिका से तरलीकृत प्राकृतिक गैस ने इस कमी को पूरा किया है, जिसमें जर्मनी के नए टर्मिनल्स हर साल 70 अरब घन मीटर गैस संभाल रहे हैं। रूस से तेल आयात 90% और कोयला आयात 97% घटा है। ईयू की रिपावर ईयू योजना ने विकल्पों में 300 अरब यूरो का निवेश किया है, जिसमें पवन फार्म, सौर क्षेत्र और हाइड्रोजन हब शामिल हैं। अब पवन ऊर्जा यूरोप की मांग का 1/4 हिस्सा पूरा करती है, जो हर साल 250 टेरावाट घंटे बिजली पैदा करती है। बेल्जियम ने आपूर्ति स्थिर करने को परमाणु संयंत्र फिर शुरू किए। जर्मनी ने स्वच्छ ऊर्जा भंडारण के लिए हाइड्रोजन हब बनाए। 2022 के संकट में बढ़ी कीमतें अब 35 यूरो प्रति मेगावाट घंटे पर स्थिर हैं, जो चरम का आधा है। यूरोपीय परिवारों के लिए इससे राहत मिली है। मॉस्को के लिए इसका मतलब है कि उसने अपने सबसे प्रभावशाली हथियारों में से एक खो दिया है। यह ऊर्जा परिवर्तन सिर्फ राजनीति या कीमतों के बारे में नहीं है, यह हमारे ग्रह के बारे में भी है और बाल्टिक देश इसमें अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। बाल्टिक देशों ने पवन और सौर ऊर्जा का उपयोग बढ़ाकर 45% से बढ़ाकर 92% नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य रखा है। इसका मतलब है कम गंदे ईंधन का उपयोग और ज्यादा सौर हवा से बिजली, जिससे ग्रिड परिवर्तन के बाद कार्बन उत्सर्जन में करीब 15% कटौती हुई। लात्विया के पवन संयंत्र सालाना 15 टेरावाट घंटे बिजली बनाते हैं। एस्टोनिया की सौर व्यवस्थाएं 12 टेरावाट घंटे जोड़ती हैं, जिससे घरों और व्यवसायों को स्वच्छ बिजली मिलती है। कालिनिनग्राद पुराने कम दक्षता वाले कोयला संयंत्रों पर निर्भर है, जो धुआं छोड़ते हैं और दूर दराज से ईंधन मंगाते हैं। वे संयंत्र तेजी से संसाधन उपयोग कर वायु गुणवत्ता बिगाड़ते हैं, जिससे स्थानीय स्वास्थ्य और पर्यावरण प्रभावित होते हैं। रीपावर यूरोपियन यूनियन योजना में 300 अरब यूरो के निवेश जैसी यूरोप की हरित ऊर्जा की कोशिशें स्पष्ट अंतर दिखाती हैं। बाल्टिक देश सुरक्षित और पृथ्वी के लिए बेहतर भविष्य बना रहे हैं। कालिनिनग्राद की व्यवस्था उसे पुराने, ज्यादा प्रदूषणकारी और महंगे तरीकों से जोड़ती है। इस हरित रास्ते ने बाल्टिक देशों में स्वच्छ हवा और क्षेत्रीय गर्व बढ़ाया है। यह रूपक नहीं है। बाल्टिक देशों में ग्रिड कटोनफ ने वास्तव में गर्व की एक लहर पैदा कर दी।
विल्नियस, रीगा और टालिन के लोगों को यह दूसरी स्वतंत्रता जैसा लगा। समाचार एजेंसियों ने इसे ऐतिहासिक मोड़ बताया। स्कूलों ने इसे राष्ट्रीय कहानी का हिस्सा बनाकर पढ़ाना शुरू कर दिया। सोवियत काल में स्थानीय भाषाओं पर प्रतिबंध और चर्च बंद होने की याद रखने वाले परिवार इसे उस दौर को समाप्त करने का तरीका मानते थे। नेताओं ने इसे योजना और एकता की जीत बताया, साबित किया कि छोटे देश भी विशालकाय को हरा सकते हैं। सड़कों पर लोग राहत महसूस कर रहे थे कि अब उनकी बिजली और गर्मी यूरोप से जुड़ी है, मास्को से नहीं। कुछ लोगों ने शांत सभाएं कर रूसी नियंत्रण से मुक्त भविष्य का जश्न मनाया। कालिनिनग्राद को नाटो को डराने और यूरोप को रूस की पहुंच दिखाने के लिए बनाया गया था। आज इसे लगातार समर्थन चाहिए और यह हर ओर से दबाव में है। अगर गैस पाइपलाइन, आपूर्ति मार्ग या बिजली ग्रिड में गंभीर बाधा आती है तो इसकी क्षमता ठप हो सकती है। रूस ने मुख्य भूमि की आपूर्ति पर निर्भरता कम करने के लिए एक परमाणु बिजली संयंत्र बनाने पर विचार किया है, लेकिन इसमें प्रगति रुक गई है। पर्यावरण चिंता, लागत बढ़ोतरी और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी के चलते निर्माण में देरी हुई है। अब सैन्य विश्लेषक एक और कठिन सवाल पूछ रहे हैं। अगर इस क्षेत्र को विश्वसनीय रूप से बिजली नहीं दी जा सकती तो क्या इसकी विश्वसनीय रूप से रक्षा की जा सकती है? संकट में बिजली जाने से रडार सिस्टम और कमांड सेंटर बंद हो सकते हैं या विमान जमीन पर रह सकते हैं। कलिनिनग्राद को ताकत दिखाने के लिए बनाने वाले देश के लिए उसे खोने या बिखरते देखने का खतरा उल्टा संदेश दे सकता है। मुख्य बात इसका प्रतीकात्मक महत्व है। बाल्टिक देशों के लिए कलिनिनग्राद की लाइनों को काटना सिर्फ बिजली नहीं बल्कि दर्दनाक अतीत से आजादी भी था। 1940-1991 तक सोवियत शासन में कठिनाइयां आईं। 1949 में ऑपरेशन प्रिबॉय के तहत 95,000 लोगों को निर्वासित किया गया, जिनमें 43,000 लातविया, 20,000 एस्टोनिया और 32,000 लिथुआनिया से थे। परिवार अलग किए गए और साइबेरिया के श्रम शिविरों में भेजे गए। कई लोग लौटे नहीं। स्थानीय भाषाओं को दबा दिया गया, चर्चों को बंद कर दिया गया और राष्ट्रीय प्रतीकों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 1991 में बाल्टिक देशों की स्वतंत्रता के बाद भी ब्रेल ग्रिड मॉस्को से जुड़ा रहा, जो नियंत्रण की याद दिलाता था। वे पूरी तरह नहीं बच सके। 2025 में इसे तोड़ना दिखाता है कि ये 3 छोटे देश, जिनकी आबादी सिर्फ 60 लाख है, रूस की 14 करोड़ 40 लाख की आबादी के बावजूद अपना रास्ता चुन सकते हैं। उन्होंने यह काम सैनिकों से नहीं बल्कि इंजीनियरों और केबलों से किया, यह साबित करते हुए कि सत्ता का बदलाव बिना एक भी गोली चले आ सकता है। कैलिनिनग्राद के लिए अब मुद्दा सिर्फ बिजली नहीं बल्कि किले की दीवारें सिकुड़ने पर क्या होता है, यह है। रूस की यूरोप में पहुंच का प्रतीक यह क्षेत्र अब एक फंसी हुई चौकी जैसा लगता है। इसकी बिजली कट चुकी है, विकल्प सीमित हैं और भविष्य अनिश्चित है। सीमा पार बाल्टिक देशों ने अलग राह चुनी है। उन्होंने देशों को भौतिक व राजनीतिक रूप से फिर से जोड़ा और जबरदस्ती से सहयोग की ओर बढ़े। उन्होंने दिखाया कि ताकत सिर्फ मिसाइल या मेगावाट्स में नहीं बल्कि अकेले खड़े होने, सहयोगियों से जुड़ने और बिना डरे मुश्किलों से जूझने में है। दिन के अंत में जब कलिनिनग्राड की केबल्स काटी गईं तो यह सिर्फ ऊर्जा में बदलाव नहीं बल्कि एक शांत क्रांति थी। वह पल जब 3 छोटे देशों ने डर छोड़ संप्रभुता चुनकर खुद अपना भविष्य बनाया।